गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी पत्रों की अनूठी दुनिया, जिसमें मैंने ऑनलाइन आपको चैप्टर को समझाया। अब मैं इसको एक छोटा सा शॉर्ट में इसका वीडियो आपको डाल रही हूँ ताकि जिन बच्चों का रह गया है वो इसको समझ पाएँ। इसमें पत्रों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कि कभी भी पत्र ना लिखा हो, चाहे वो एक विद्यार्थी ही है। आप देखिए, अगर विद्यार्थी को अपने विद्यालय से छुट्टी चाहिए या फिर टीसी की छुट्टी की एप्लीकेशन चाहिए या फिर उसको जो है शादी पे जाना है उसके लिए उसे प्रार्थना पत्र लिखना हो या फिर उनके माता पिता को जो है किसी सरकारी विभाग में किसी कार्य के लिए पत्र लिखना होता है, तो सब जो है वो पत्रों के द्वारा ही होता है। तो हमारे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी भी पत्र नहीं लिखा हो या फिर पत्र का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। यानी कि अगर हम किसी विभाग को कोई भी चिट्ठी लिखते हैं या किसी को पत्र लिखते हैं तो हम उसके उत्तर का भी इंतज़ार करते हैं कि हमें उस पत्र का उत्तर मिलेगा। और विशेषकर जो सैनिक हैं जो कि सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, उनका तो एक आपस में वार्तालाप का जो साधन ही है वो चिट्ठियां हैं कि उनके घर के लोग जो हैं उनको चिट्ठियों के द्वारा सूचनाएं देते हैं और वो उस चिट्ठियों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पर अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब मोबाइल का आविष्कार हो चुका है, बहुत से संचार के साधन हो गए हैं और जो परिवहन के साधन हैं उनके विकास ने भी दूरी घटा दी है। यानी कोई भी जल्दी से किसी भी स्थान पर आ जा सकता है। यानी कि अब साधन बहुत अधिक विकसित हो चुके हैं और बल्कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि अपने पुरखों की चिट्ठियों को संभाल कर रखे हुए हैं विरासत के रूप में। यानी कि जब भी वो उनकी चिट्ठियों को देखना चाहते हैं, उनके विचारों को पढ़ना चाहते हैं, वो उन चिट्ठियों के माध्यम से उनको पढ़ सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा, आप मोबाइल पर कोई भी मैसेज होता है या कुछ होता है वो तुरंत से डिलीट कर देते हैं, उसको करना ही पड़ता है क्योंकि मेमोरी जो है उसकी फेल हो जाती है। जबकि पत्र जो है वो हम उनको संभाल कर भी रख सकते हैं, कभी भी उनको पढ़ सकते हैं और अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। तो हमारे देश में जो है पत्रकार, उद्यमी, कवि हैं, प्रशासक हैं, सन्यासी हैं या किसान हैं, जो भी हैं, इनका जो भी पत्र व्यवहार हुआ है उनको जो है लेखन या लिखित रूप दिया गया है और इन पर रिसर्च किए गए, इन पर अनुसंधान किए गए और जिसके आधार पर किताबों का भी निर्माण किया गया, किताबें लिखी गई। अब आप सोचिए, अगर जब नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, उस समय पर अगर फोन होता तो किस प्रकार उनका पिता का पत्र पुत्री के नाम पर किस प्रकार से प्रकाशित होता, किस प्रकार लोगों को उनकी भावनाओं का पता चलता जो वो अपनी बेटी इंदिरा को एक शब्दों के रूप में संजोकर वो उस चिट्ठी में उनको देते हैं। और वो आज भी हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, इतिहास का हिस्सा बने हुए हैं, हमारे साहित्यिक इतिहास का। जबकि अगर यही संदेश सोचिए उन्होंने अगर मोबाइल पर दिया होता तो वो क्या आप तक पहुंचता, वो तो डिलीट हो जाता। और इसी श्रेणी में जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनको सबसे आगे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पत्र जो हैं वो आज भी संग्रहालय में सहेज कर रखे हुए हैं और देश के जो हमारा साहित्य है उसका हिस्सा बने हुए हैं। अगर हम किसी भी देश के किसी भी काल के बारे में जानना चाहें कि उस समय में हमारे देश में क्या हुआ था, राजनीति में क्या हुआ था, साहित्य में क्या हुआ था, कला के क्षेत्र में क्या हुआ था, उस समय के हमें समाज को जानना समझना है तो वो हम चिट्ठियों के माध्यम से ही जान सकते हैं। क्योंकि पहले पत्र व्यवहार ही ज़्यादा होता था, उसी को महत्व ज़्यादा दिया जाता था। यानी कि और जबकि भारत की आज़ादी से पहले जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई उस समय भी जो अंग्रेज अफसर अपने परिवार के जनों को चिट्ठी लिखते थे वो ही आगे चलकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। तो उसी से इन चिट्ठियों से पता चलता है कि उस समय वो संग्राम कितनी मजबूती लिए हुए था, किस प्रकार से उनकी योजनाएं बनती थी, किस प्रकार से वो क्रियान्वित होती थी। तो इन सब के बारे में चिट्ठियों के द्वारा ही ज्ञात होता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी के पास तो दुनिया भर से पत्र आते थे। वो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात हस्ती थे, तो वो जहाँ भी जाते थे उनके नाम पर वो पत्र वहाँ पहुँच जाते थे। किस नाम से? महात्मा गांधी इंडिया के नाम से। और यही नहीं, आज़ादी के आंदोलन में जिन भी हस्तियों ने भाग लिया उनके पत्र भी जो है वो सहेज कर रखे हुए हैं और उनके पत्र भी इसी प्रकार पहुंच जाया करते थे। और गांधी जी के पास तो देश दुनिया से पत्र पहुंचते थे, तो ये नहीं कि उनके पास पत्र पहुंचते थे, बल्कि वो उसका जवाब भी उनको तुरंत देते थे। और यहाँ तक कि जवाब देने में उनका कोई, उत्तर लिखने में उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पत्र की शोभा केवल लिखने से ही नहीं है कि किसी ने सामने प्रश्न पूछा, जबकि उसका जवाब भी जो है वैसा ही होना चाहिए। तो वो जैसा उनसे कोई प्रश्न करता था उसी प्रकार का वो जवाब भी लिख के देते थे। और उनको लिखने का इतना अधिक अभ्यास था क्योंकि वो तुरंत उत्तर देते थे। तो अगर उनके दाहिने हाथ में दर्द होता था वो तो उसको बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। और आज़ादी के संग्राम में जिन और लोगों ने भाग लिया उनके पत्र भी उनके गांव वालों ने आज तक सहेज कर रखे हुए हैं और किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। वो उसको एक एप्रिसिएशन की तरह लेते हैं और उसको फ्रेम कराकर रखा हुआ है। तो सोचिए, अगर उस समय पर पत्र नहीं होते तो किस प्रकार इतना परिवर्तन, जो युग परिवर्तन हुआ, हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो किस प्रकार से होती। तो उस समय में जो भी होता था, बात होती थी, वो पत्र व्यवहार से ही होती थी और उसी के आधार पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो वास्तव में जो पत्र होते हैं, दस्तावेज होते हैं, प्रमाण पत्र, यानी कि जिस प्रकार अपनी मार्कशीट्स को संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार जो है पत्र दस्तावेज के समान ही है। तो इसमें कवियों ने जो एक दूसरे के साथ पत्र व्यवहार किया उसको भी वो पुस्तकों में संकलित है। जैसे पत्र के जो 200 पत्र उन्होंने बच्चन के नाम लिखे थे, या निराला के पत्र जो है उनकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। लिख्यो है, पत्र हमको लिख्यो है कहा, ये एक पुस्तक का नाम है, उसमें उनके पत्र हैं। इसके अलावा पत्रों के आईने, पत्रों के आईने में, तो ये भी एक पुस्तक का नाम है। तो सोचिए कि अगर वो पत्र व्यवहार नहीं होता तो हम किस प्रकार से उनके विचारों को जान पाते, किस प्रकार से उनसे हम रूबरू हो सकते थे। तो सबसे बड़ी बात है, जो प्रेमचंद जैसे लेखक थे वो लेखकों को बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे, उनको प्रेरणा देते थे और ये उनको हमेशा पत्रों के माध्यम से ही देते थे और वह सदैव तत्पर रहते थे उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो इसी प्रकार महात्मा गांधी और जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके बीच में जो भी 1915 से और 1946 1941 के बीच जो भी उनका पत्राचार हुआ है, वो भी पुस्तक के रूप में संकलित है। और जो ये पत्र व्यवहार की परंपरा, यानी कि जो पत्रों का चलन है, ये भारत में बहुत अधिक पुराना है। पर जो इसका ज़्यादातर विकास आज़ादी के बाद इसलिए हुआ क्योंकि तब तक बहुत परिवर्तन आ चुका था, बहुत सारे अनुसंधान हो चुके थे। इसीलिए जितने भी हमारे देश के सरकारी विभाग हैं उसमें सबसे ज़्यादा गुडविल, यानी सबसे ज़्यादा जो विख्यात विभाग है वो है हमारा डाक विभाग। क्योंकि डाक विभाग जो है वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यानी कि जो व्यक्ति जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है या जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, उनके गांव तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, आप सोचिए वो किस तरह से फिर जो है दूसरे देश के दूसरे हिस्सों के साथ जुड़ पाएंगे या वो अपनों के साथ किस प्रकार से जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए पत्र ही एकमात्र माध्यम है। इसलिए अगर कोई आलिशान हवेली में रह रहा है या फिर झोपड़पट्टी में रह रहा है या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पहुंचा नहीं जा सकता, जहाँ पर रेत ही रेत है, बहुत दुर्गम स्थान है या समुद्र है या फिर रेगिस्तान की कोई ढाणी है जहाँ पर मात्र 10-15 लोग रहते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर वहाँ पर कोई भी संचार या मोबाइल का साधन नहीं है तो लोग वहाँ पर किस प्रकार दूसरे देश के दूसरे हिस्से के लोगों से जुड़ते, किस प्रकार अपने अपनों को वो अपनी बात कह पाते। तो इसके लिए पत्र ही एक माध्यम था जिसमें प्रशंसनीय भूमिका निभाई है हमारे डाक विभाग ने। और देश के जो गांव हैं, जो वहाँ पर लोग आज भी
पैसों के लिए मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं और इसके लिए डाक विभाग जो है वो एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उनका चूल्हा ही मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से चलता है। सोचिए, जिनके घर के जो पुरुष हैं वो बाहर काम करते हैं, उनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है या बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो वहाँ पर एकमात्र साधन जो है वो मनी ऑर्डर ही होता है। इसलिए आज भी गाँवों में और जो गरीब बस्तियाँ हैं उनमें डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो ही लोगों के दुख सुख में चिट्ठियां लेकर या मनी ऑर्डर लेकर वहां तक पहुंचते हैं। तो चिट्ठियों का आज भी हमारे देश में बहुत ही अत्यधिक महत्व है। धन्यवाद।